4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी सुनवाई होने जा रही है जिसकी वजह से सरकार के जो यंत्र हैं, सरकार के जो तंत्र हैं, उनके दांतों को दंत विहीन किया जा सकता है। PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्री एक्ट आप सुनते हैं और इसके मुताबिक ये भी सुनते होंगे कि जो इसके अंदर पकड़ा जाएगा, जिसको आरोपी बनाकर जेल भेजेगी ईडी, उसको ही साबित करना है। ईडी को साबित नहीं करना है, उसी को साबित करना है कि वो बेगुनाह है या नहीं। अब जेल में रहते हुए वो किस प्रकार से साबित करेगा। और एक ज़माना हो जाता जमानतों का, लेकिन मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बारे में जिस प्रकार से कोर्ट्स ने अपना रुख दिखाया था, उससे कुछ उम्मीद हो चली थी। लेकिन एक केस ऐसा है जो विचाराधीन है बरसों से मतलब 2022 से तो है ही, लेकिन बार बार उसे फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है। सरकार के इस रवैये पे, जो पहले कभी रमन्ना साहब थे गालिबन, उन्होंने ये भी कहा था कि हमें PMLA के अंदर जो है बहुत सारी चूक नज़र आई है। उन चूक को किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से ईडी के इन दांतों को खट्टा किया जाए, किस तरह से सत्ता के इशारे पर आरोप के मुताबिक ये चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देती है बरसों बरस चाहे तो, और कोई सुनवाई नहीं होती। इसको किस तरह से इस दांत को खट्टा किया जाए, तोड़ दिया जाए, इसके बारे में सुनवाई है। मेरे शब्दों में तो ऐसी बात सुन लीजिए। और अगर ऐसा हो जाता है, सरकार और कोर्ट्स बार बार इसको पीछे करती रहती हैं, लेकिन बहरहाल सुननी तो पड़ेगी। खबर देखें आप कि PMLA पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को विजय मदन लाल चौधरी फैसले पर सुनवाई करेगा। ये कौन सा है विजय मदन लाल? अब वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को विजय मदन लाल चौधरी फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें PMLA के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा था। गौरतलब है कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस CT रवि कुमार अब रिटायर्ड हैं, जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि जस्टिस रवि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद खंडपीठ के पुनर्गठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले इन याचिकाओं को 7 अगस्त 2024 पिछले साल को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन तब से सुनवाई लगातार टलती रही। अब ये मामला 6 मार्च को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर की 2 जजों की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। मामला क्या है वो समझिए, आपकी समझ में आएगा कि दरअसल पर्दे के पीछे खेल क्या क्या हो रहे हैं। ये फैसला 27 जुलाई 2022 को जस्टिस AM खानविलकर समझ गए, अभी फिलहाल जो वो लोकपाल के बने हुए हैं, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस CT रवि कुमार की खंडपीठ द्वारा किया गया था। इस निर्णय में ईडी जो है 2002 के PMLA के कुछ प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखा गया, जिसमें शामिल है धारा 5, इसको लंबा नहीं करूंगा, ये कुछ ऐसी धाराएं हैं। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्तियां प्रदान करती हैं। किस किस की? गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी, जब्ती की शक्तियां प्रदान करती हैं। दूसरे धारा 24 में, इसमें अभियुक्त पर दोष मुक्ति का बोझ उलटकर अभियोजन पक्ष को नहीं बल्कि आरोपी को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी दी गई है। आरोपी जिम्मेदारी है लेगा कि तू निर्दोष है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान अधिनियम उद्देश्य के उचित रूप से संबंधित है। धारा 3 जो है, धारा 45 जो है दोस्तों, ये जमानत के लिए दोहरे शर्तों का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले निकेश ताराचंद शाह मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक ठहराया था, लेकिन 2018 में संसद ने इसमें संशोधन किया, जिसे इस फैसले में सही ठहराया गया है। पुनर्याचिका में क्या है वो देख लीजिए। इस निर्णय के बाद कुल 8 पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। चूंकि जस्टिस खानविलकर सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए तत्कालिक चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए खंडपीठ का नेतृत्व किया। 25 अगस्त 2022 को CJI रमन्ना की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप से कहा कि फैसले के कम से कम 2 निष्कर्षों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। रमन्ना साहब पहले ही बोल गए थे। क्या क्या थे वो? एक तो यह है कि ECIR की प्रति आरोपी को ना देना। ECI का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में FIR के समकक्ष होता है, ठीक।
दूसरा क्या था, निर्दोषता की धारणा को पलटना, यानी आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होगा। तो ये फिर ईडी का क्या काम रह गया? जब आरोप आपने लगाया है तो आप ही तय कर दीजिए चार्जशीट दाखिल करके, नहीं, यहां पर आरोपी करेगा। इसके बाद कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिकाओं को ओपन कोर्ट में सुनवाई की अनुमति दी। जैसे नोटिस जारी हुआ तब से इस मामले की सुनवाई 7 अगस्त को पहली बार सूचीबद्ध हुई, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिनके पास टाइम नहीं रहता, ने मामले की तैयारी के लिए समय मांगा, जिसके कारण सुनवाई स्थगित हो गई। मामला 18 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया, फिर 16 अक्टूबर को पुनः सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ये तमाम चीज़ें दोस्तों, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, कि इसके अंदर 2 ऐसे बिंदु हैं जिस पर चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा कि ये तो वाकई सोचने का विषय है। तब से अब तक इनको समय नहीं मिल रहा है। ये चुनाव से पहले नेताओं को ईडी के माध्यम से जेल में डालने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। हम उनके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन ऐसी ईडी क्या है कि जो महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी हुई को, उसके नेताओं को, उसके अभिनेताओं को, उसके परिनेताओं को, उसके मंत्रियों को देती है नोटिस। वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं आसाम, वहाँ से वापस आते हैं, पर्दा बदल लेते हैं, उसके बाद कोई नोटिस की खबर नहीं आती। ऐसी कौन सी आपकी ये प्रक्रिया है? सरकार बदलते ही आपके दांत बंद, और जैसे ही गैर भाजपा शासित प्रदेशों में आप आएंगे, आप दिखाएंगे कि देश में कुछ हो रहा है। दोस्तों, बात यह है कि जब कोर्ट के अंदर इस PMLA के अंदर जो खामियां हैं उसको सुनवाई की बात आती है, तो सरकार की तरफ से वकील हों या जजेस हों, वो उसमें क्या कह सकते हैं, बहुत ढिलाई का रवैया अख्तियार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में ईडी के वो दांत हैं, आप किसी को भी डरा करके सरकार में इधर से उधर कर लेंगे। दोस्तों, बात यह है कि इस ईडी ने, CBI ने, IT ने जो रोल देश में अदा किया है, इसका एक उदाहरण देके अपना एपिसोड समाप्त करता हूं कि ईडी का कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है, यानी कि दोष सिद्ध का जो रेट है वो 1% भी नहीं है, 0.5% है। और दूसरी बात, हैरत की बात यह है कि इसके चंगुल में जो आए हुए हैं 90-95% से ज़्यादा वो विपक्ष के लोग आए हुए हैं। 10-12 बरस में गोया के सरकार के किसी मंत्री ने कोई 2 रुपये का अनियमितता नहीं की है। ईडी को नहीं मालूम, ईडी को नहीं पता, लेकिन विपक्ष की सरकारें हों या विपक्ष के नेता, उनको किस प्रकार से डराया धमकाया जाता है। मायावती को गौर से देख सकते हैं आप, कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों का आरोप लगता है कि किस प्रकार से एक ऐसा ज़बरदस्त नेता बहुजन समाज का, काशीराम, जिसकी मेहनतों को बर्बाद करने पे तुल गई मायावती, उसके पीछे भी इन्हीं तरह की तंत्र का हाथ बताया जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।